नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में आप लोगों का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पिछला वीडियो पढ़ा था हमने कुक्कुट पालन से संबंधित, और पशुपालन की अगली कड़ी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे डेयरी उद्योग, दुग्ध उत्पादन उद्योग। पहले भी हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। कृषि जो है भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चूंकि मध्य प्रदेश जो है भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए जो विशेषताएं भारत की है वही लगभग पूरी विशेषताएं मध्य प्रदेश की भी है। तो मध्य प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ही है। 65% से अधिक जो जनसंख्या है प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है, कृषि पर निर्भर करती है। अब दुग्ध उत्पादन, मध्य प्रदेश सरकारी डेयरी विकास कार्यक्रम, मध्य प्रदेश सरकारी डेयरी विकास कार्यक्रम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये हुआ है 1975। कब शुरुआत हुई? मध्य प्रदेश सरकारी डेयरी विकास कार्यक्रम 1975। जो आनंद की बात कर रहे थे, जो अमूल है, जो कहां पर? गुजरात में। तो आनंद के आधार पर तो 1970 में शुरू हो गया था, 1970 में। लेकिन सरकारी डेयरी विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1975 में। तो अमूल वाला सही था, 1970 आपका। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य कुक्कुट एवं पशुधन विकास निगम, पशुधन विकास निगम, इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 19 नवंबर 1982। 19 नवंबर 1982। ये क्वेश्चन भी टेस्ट में कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम या कुक्कुट एवं पशुधन विकास निगम, 19 नवंबर 1982। हम देखते हैं मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और भारत में दुग्ध उत्पादन। तो 1950-51 में, भारत की बात कर रहे हैं, भारत में 1950-51 में, 1950-51 में जो दुग्ध उत्पादन था 17 मिलियन टन, 17 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन की बात कर रहे हैं, पानी मिला हुआ नहीं। 17 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन। 2012-13 में, सॉरी 2013-14 में यह बढ़कर हो गया है 140 मिलियन टन, 140 मिलियन टन। तो ऐसा लगता है दुग्ध उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई, बहुत अधिक वृद्धि हुई। कितने गुना हो गई? 17 से सीधा 140। जो स्थिति भारत की है वही स्थिति जो है मध्य प्रदेश की भी है। दुग्ध उत्पादन या ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति जिसे बोल सकते हैं, दुग्ध क्रांति, ऑपरेशन फ्लड कब? 1970 के दशक में, 1970 के दशक में। और कौन थे इसके लिए? वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। आप कुछ बोल रहे थे मर्दे? वर्गीज कुरियन। तो 1970 के दशक में हुआ और इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना गया। और इसके जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन।
अब भारतवासी की प्रतिदिन की मांग, प्रत्येक भारतवासी की दूध की प्रतिदिन की मांग, प्रतिदिन की मांग और उपलब्धता, उपलब्धता यदि देखी जाए तो मांग जो है हमारे पास में 280 ग्राम और मिलता कितना है 252 ग्राम। एक व्यक्ति के लिए इतना कम है, तो हमारे देश की जनसंख्या कितनी है 135 करोड़। तो देखो आवश्यकता से कितना दूध हमारे यहाँ कम उपलब्ध होता है। और इस उपलब्धता को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, पानी मिला लेते हैं, है ना। पानी मिलाना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। पाप या गुनाह तो तब होता है जब हम कोलगेट से दूध बना लेते हैं। जो केमिकल मिलाकर दूध बना लेते हैं कितना खतरनाक होता होगा। 5 मिनट के अंदर एक टैंक भर दूध बना सकते हैं, ये खतरनाक है, ये खतरनाक है। ठीक, पानी मिलाना उतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि जल ही जीवन है। पानी यदि दे रहे हैं तो वो तो हमारे लिए ठीक ही है, लेकिन जहर वो तो हमारे लिए हानिकारक है ना। तो ये तो प्रत्येक भारतवासी की दूध की प्रतिदिन की मांग जो होती है 280 ग्राम होती है और उपलब्धता कितनी है, मात्र 252 ग्राम ही उपलब्ध है। कारण क्या है इसके, कारण क्या है इस कम उपलब्धता के कारण क्या हो सकता है। दूध कम उपलब्ध है तो इसके कारण क्या है, तो सीधी सी बात है जनसंख्या में लगातार वृद्धि, है ना। जनसंख्या में लगातार वृद्धि, जनसंख्या में लगातार वृद्धि, उस अनुपात में दुग्ध उत्पादन का कम होना, कम होना। अब सीधे से क्वेश्चन बन सकता है श्वेत क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। मेंस का क्वेश्चन है, प्री में तो ऐसा बनेगा नहीं। श्वेत क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जितनी हमारी दूध की मांग है उतना हमारे यहाँ उत्पादन नहीं हो रहा था, इसलिए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए श्वेत क्रांति की आवश्यकता पड़ी। जब ये बात हम कर रहे हैं श्वेत क्रांति 1970, उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो उन्होंने एक जोर दिया था परिवार नियोजन के ऊपर, परिवार नियोजन, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए, ताकि ये जो खाद्यान्न की आवश्यकता है इसे सीमित किया जा सके, इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके। तो इन्होंने जनसंख्या वृद्धि को भी रोकने के प्रयास किए, साथ ही खाद्यान्न में वृद्धि के लिए हरित क्रांति की बात की। तो जो 1966-67 में योजना अवकाश काल में आई थी, और साथ ही दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए 1970 में श्वेत क्रांति की भी बात उन्होंने की। अब हम बात करेंगे श्वेत क्रांति के उद्देश्य। श्वेत क्रांति के उद्देश्य, श्वेत क्रांति के उद्देश्य क्या थे, कोई अपने मन से बता सकता है क्या थे श्वेत क्रांति के उद्देश्य। बड़ा सरल है, दूध का अधिकतम उत्पादन करना, दूध का अधिकतम उत्पादन का प्रयास, दूध का अधिकतम उत्पादन का प्रयास व प्रति व्यक्ति दुग्ध आवश्यकता को पूरा करना। जितने दूध की मांग की जा रही है उतना उन्हें उपलब्ध कराना, उसे उपलब्ध कराना। आय
बढ़ाने के लिए पशुपालन को प्रेरित करना। किसानों की आय बढ़ाना है, गरीबी है हमारे यहाँ पर, बेरोजगारी है, तो एक अन्य व्यवसाय भी शुरू हो जाएगा और किसानों की आय भी बढ़ जाएगी। कृषि से जो अपशिष्ट वगैरह प्राप्त हो रहे हैं उनका सदुपयोग भी हो जाएगा। तो इसलिए आय बढ़ाने के लिए पशुपालन के लिए प्रेरित करना। गरीब लोगों को पशुपालन, गरीब लोगों को पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय के रूप में रोजगार के अवसर बढ़ाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना। और लास्ट में लिखेंगे ग्रामीण समुदाय का जीवन स्तर उच्च करना, ग्रामीण समुदाय का जीवन स्तर उच्च करना, ग्रामीण समुदाय का जीवन स्तर उच्च करना। अब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ जो भारत की बात की थी, अब हम वो काय की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की क्या स्थिति है, इसके लिए हमने एक दो लाइन पहले लिखवा दी। मध्य प्रदेश सरकारी डेयरी विकास कार्यक्रम 1975, अमूल के आधार पर, आनंद के आधार पर दुग्ध उत्पादन कब से शुरू हो गया था, 1970 में। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 19 नवंबर 1982। तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में 24.97 करोड़ रुपए की लागत से सहकारी दुग्ध योजना प्रारंभ की गई, जिसमें 13.89 करोड़ रुपए विश्व बैंक से उधार लिए, विश्व बैंक से उधार लिए। या क्वेश्चन कैसे बनेगा प्री में कि मध्य प्रदेश में डेयरी उद्योग किसकी मदद से चल रहा है, किसकी मदद से, विश्व बैंक की, है ना। उसमें IMF भी हो सकता है, IDA भी हो सकता है, IDBI, ऐसे ढेर सारे बैंक के उदाहरण दिए रहेंगे, ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन हमें क्या चयन करना है, विश्व बैंक। तो 13.89 करोड़ रुपए विश्व बैंक से उधार दिए गए। इस योजना में भोपाल, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, इंदौर, धार, देवास, रतलाम तथा उज्जैन को जाने वाली सड़क किनारे स्थित गांव मुख्य रूप से चुने गए हैं। क्यों चुने गए हैं ये गांव? शहर के किनारे वाले, शहर जाने वाले रास्ते पर गांव चुने गए हैं ताकि बड़े बड़े शहरों को दूध उपलब्ध कराया जा सके।
ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो दूध की आवश्यकता भी कम महसूस होती है, अब आपूर्ति भी हो जाती है, दिक्कतें कम होती है शहर में। और जितना भी मिलावट वाला दूध वगैरह मिलता है वो कहाँ मिलता है? शहरों में। ग्रामीण क्षेत्र में ये नहीं मिलता। अब तो गाँव वाले भी करने लग गए। आधुनिक उपकरणों से परिपूर्ण, आधुनिक उपकरणों से परिपूर्ण, आधुनिक उपकरणों से परिपूर्ण कहां पर है? दुग्ध उत्पादन संयंत्र लिखेंगे। आधुनिक उपकरणों से परिपूर्ण एक डेयरी संयंत्र, एक डेयरी संयंत्र भोपाल। और कब स्थापना हुई इसकी? 1981, 1981, जिसकी प्रारंभिक क्षमता 1,00,000 लीटर प्रतिदिन थी, प्रतिदिन है। मध्य प्रदेश में 2019-20 में 17,109 मीट्रिक टन दूध का उत्पादन प्रतिवर्ष बढ़ रहा है हमारे यहाँ दूध का उत्पादन। तो 17,109 ये आंकड़ा हमें याद होना चाहिए। जो पशुओं की जनगणना होती है वो कितने वर्ष में होती है? एक बार 5 वर्ष में एक बार, ठीक। इसके बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास में अभी जो आंकड़ा है 2019-20 का दुग्ध उत्पादन से संबंधित 21-22 के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यदि किसी के पास मिल जाते हैं तो अपनी कॉपी में ऐड कर लेना, ठीक। तो 17,109 मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हो रहा है। उज्जैन स्थित डेयरी संयंत्र की धारण क्षमता, उज्जैन स्थित डेयरी संयंत्र की धारण क्षमता 2,50,000। कितनी? उज्जैन की बात कर रहे हैं, 2,50,000 लीटर प्रतिदिन, 2,50,000 लीटर प्रतिदिन कर दी गई है, प्रतिदिन कर दी गई है। क्या समस्याएं हैं डेयरी उद्योग की? ये सामान्य सा क्वेश्चन है। डेयरी उद्योग की समस्याएं, डेयरी उद्योग की समस्याएं मेंस का क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। मध्य प्रदेश में डेयरी उद्योग की समस्याएं कौन कौन सी है? समस्याएं लिखें। डेयरी संयंत्र स्थापित करने में अधिक, हाँ फिर क्या बोला आपने? डेयरी संयंत्र स्थापित करने में अधिक पैसों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। दुग्ध उत्पादन का भारी खर्च, सबसे पहला दुग्ध उत्पादन का भारी खर्च। भारी खर्च कैसा? पशु दूध देते हैं, ये हवा खाकर देते हैं क्या? नहीं, चारा खाकर देते हैं। और चारे की कीमतें लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। तो दूध का उत्पादन करना महंगा पड़ जाता है। कभी कभी जितने का चारा खिलाते हैं उतने का दूध नहीं हो पाता है। तो दूध का उत्पादन करना ही महंगा हो गया है। अब यदि 30 रुपए लीटर देते हैं तो हम लोग, हमारे कान खड़े हो जाते, कितना महंगा करते हैं। जबकि वो जो खली वगैरह जो पशुओं का चारा है वो महंगा हो जाता है, उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। दूसरा, शहरों में पशुशाला की समस्या, शहरों में पशुशाला की समस्या।
हमें पशुओं से दूध चाहिए, लेकिन पशुओं को रखने की जगह नहीं है हमारे पास में, फिर कैसे काम चलेगा? पशु रोड पे खड़े रहते हैं बारिश में। अभी एक बीमारी है लंपी वायरस, कोई ध्यान नहीं उसके ऊपर, महामारी के रूप लेते जा रहा है, लगातार फैलते ही जा रहा है। तो इस तरीके से समस्या रहती है। पशुओं के बारे में कोई ध्यान नहीं, पशुओं के ऊपर बीमारियां हो रही है, उसके ऊपर यदि कोई कोविड-19 आ जाए तो उसकी कोई चिंता नहीं। तो पशु शहरों में पशुशाला की समस्या, बेकार पशुओं की बड़ी संख्या, बेकार पशुओं की बड़ी संख्या। देखो पशुओं की भी अलग अलग प्रजातियां होती है ना, जैसे दूध देने वाले, जैसे गौवंश की बात करें तो उसमें भी अलग अलग प्रजाति होती है। भैंस की बात करें तो उसमें भी अलग अलग प्रजाति होती है। तो हमारे देश में जो गाय है या जो भैंस है, ज्यादा संख्या उनकी है जो कम दूध देते हैं, जो कम दूध देते हैं उनकी ज्यादा है। देशी प्रजाति जिसे कहते हैं, अधिक दूध देने वाले पशुओं की संख्या हमारे यहाँ कम है। दुग्ध का अव्यवस्थित बाजार, दुग्ध का अव्यवस्थित बाजार। अव्यवस्थित बाजार किसे कहते हैं? जहां एक जगह ऐसी है जहां दूध खराब हो रहा है, उसे कोई उपयोग करने वाला नहीं, और दूसरी जगह ऐसी है जहां दूध ढूंढने से मिल नहीं रहा, ऐसा अव्यवस्थित बाजार है। तो जहां पशुओं की संख्या बहुत अधिक, वहां बहुत अधिक उत्पादन होता है, और जहां नहीं है तो वहां बिल्कुल भी नहीं है। तो मार्केट और उसकी पहुंच वो थोड़ा अव्यवस्थित हो गया है। मतलब दूध का उत्पादन होने के बाद में वो सुलभ तरीके से मार्केट तक पहुंचता ही नहीं, मार्केट तक पहुंचता ही नहीं। हमारे यहाँ इसके लिए आवागमन के साधन जिम्मेदार हो सकते हैं, आवागमन के साधन, किसानों की अनभिज्ञता हो सकती है, उनको पता ही नहीं रहता कि दूध को हमें कहाँ ले जाकर बेचना है। ये सब परिवहन की कम सुविधाएं, परिवहन की कम सुविधाएं, एक और समस्या है हमारी यहाँ, दुग्ध का मौसमी प्रदाय, दुग्ध का मौसमी प्रदाय, दुग्ध का मौसमी प्रदाय। क्या मतलब है इसका? मौसमी प्रदाय, देखो हमारे यहाँ कृषि भी मानसूनी है ना। अब ये दुग्ध उत्पादन भी कृषि के अंतर्गत ही आता है, कृषि से संबंधित ही व्यवसाय है। वे कृषि उत्पादन जब होगा, जब बारिश होगी तो हरा हरा घास वगैरह सब कुछ जानवरों को मिलेगा, उनको पेट भर खाना देंगे तो वो दूध देंगे हमें, और जब उनको चारा ही नहीं मिलेगा तो दूध मिलेगा क्या? नहीं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, गर्मी के दिनों में पशुओं के लिए ना चारे की व्यवस्था रहती है और ना ही पानी की व्यवस्था रहती है, इसलिए दूध का उत्पादन कम हो जाता है। और जैसे ही फिर शरद ऋतु, शीत ऋतु जब आती है, शीत ऋतु जब आती है, चारा वगैरह अच्छे से मिलता है तो दूध का उत्पादन बढ़ जाता है। ये बात है। अच्छे पशुओं की कमी, अच्छे पशुओं की कमी, अच्छे पशुओं की कमी। दुग्ध उत्पादन के बारे में हमने पढ़ा कि भारत में दुग्ध उत्पादन या श्वेत क्रांति कब शुरू हुई, क्या उद्देश्य थे उसके, मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमारा जो अगला वीडियो होगा वो मध्य प्रदेश में पशुपालन से संबंधित होगा। उसमें हम महत्वपूर्ण कंटेंट पढ़ेंगे, पशुपालन का महत्व, पशुपालन का क्या महत्व है, मध्य प्रदेश का प्रमुख पशुधन कौन कौन सा है, कौन कौन से जानवर जो है हमारे मध्य प्रदेश में पाले जाते हैं। कड़कनाथ मुर्गा, भेड़, बकरी, भैंस, गाय की विभिन्न प्रजातियां, ये सब हम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में पशु जनगणना ये पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में पशुओं से संबंधित योजनाएं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो समय पर आपको प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।